हाँ जी, गुड इवनिंग फ्रेंड्स। कैसे हैं आप लोग? आप लोगों का फिर से वेलकम है इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है जीके बाई मयंक सर। तो दोस्तों, हम लोग यहाँ पर मेवाड़ का इतिहास कर रहे हैं और मेवाड़ के इतिहास में आज जो हमारी क्लास रहेगी वो 1572 से लेकर 1652 तक की रहेगी। इसमें हम महाराणा प्रताप, अमर सिंह, करण सिंह और जगत सिंह फर्स्ट को कवर करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम बात करें महाराणा प्रताप की, महाराणा प्रताप की, तो महाराणा प्रताप का जो शासनकाल है वो 1572 से लेकर 1597 तक का शासनकाल आपको देखने को मिलता है। ठीक है, महाराणा प्रताप के जन्म की बात की जाए तो महाराणा प्रताप का जन्म 9 मई 1540 को कटारगढ़ दुर्ग के बादल महल में हुआ। ठीक है, और ये जो कटारगढ़ दुर्ग है ये कुंभलगढ़ किले में पड़ता है, कुंभलगढ़ में। ठीक है, तो महाराणा प्रताप का जन्म यहां पर हुआ। महाराणा प्रताप के पिता का नाम उदय सिंह, माता जयावंता बाई, जयावंता बाई अखेरा सोनगरा की ये पुत्री थी। ठीक है, अगर प्रताप की पत्नी की बात की जाए कि प्रताप की पत्नी कौन थी, तो महाराणा प्रताप की पत्नी का नाम आपको देखने को मिलता है अजमादे। ठीक है, महाराणा प्रताप की पत्नी का नाम अजमादे। महाराणा प्रताप के भाइयों का भी नाम आपको ध्यान में रखना है। महाराणा प्रताप के भाइयों का नाम है जगमाल, शक्ति सिंह और सगर सिंह। ठीक है, ये महाराणा प्रताप के भाई है। ठीक है, अब देखिए ये जो उदय सिंह है, उदय सिंह की एक रानी और है जिनका नाम था धीर बाई, धीर बाई। तो उदय सिंह धीर बाई के प्रभाव में ज्यादा थे और धीर बाई के कहने पर उदय सिंह ने जगमाल को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त कर दिया था। ठीक है, लेकिन मेवाड़ के जो सरदार एवं सामंत थे वो महाराणा प्रताप को ही अपना शासक बनाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने इस चीज का विरोध किया और प्रताप को राजा शासक घोषित करवा दिया। ठीक है, तो इसी को क्या बोला गया, इसी को राजमहल की क्रांति कहा गया है। ठीक है, कि जगमाल को हटवा के प्रताप को युवराज घोषित करवा दिया गया। तो आपको राजमहल की क्रांति ध्यान रखनी है कि राजमहल की क्रांति क्या है। ठीक है, मेवाड़ में हुई थी, जगमाल को उत्तराधिकारी नियुक्त किया गया था, लेकिन सरदारों ने मिलकर प्रताप को उत्तराधिकारी बनाया उदय सिंह का। इसी को ही राजमहल की क्रांति कहा गया है। ठीक है, अगर हम बात करें प्रताप के राज्याभिषेक की, तो देखिए प्रताप का जो राज्याभिषेक है वो 28 फरवरी 1572 को हुआ है। ठीक है, इसी दिन उदय सिंह की मृत्यु हुई थी गोगुंदा में, और गोगुंदा में ही प्रताप का राज्याभिषेक हुआ है। ठीक है, और कहां पर हुआ है, तो महादेव बावड़ी पर, महादेव बावड़ी पर, और इसके नाना अखेरा सोनगरा द्वारा किया गया। ठीक है, गोगुंदा में। तो आपको ध्यान रखना है डेट समेत कि प्रताप की राज्याभिषेक की क्या डेट है, कहां हुआ है, कौन सी बावड़ी के पास हुआ है और किसने किया है। ठीक है, अब देखो प्रताप जो है ये जब शासक बना मेवाड़ का, तो पूरा का पूरा राजपूताना अकबर की अधीनता मान चुका था। केवल मारवाड़ के राव चंद्रसेन को छोड़ दिया जाए, ठीक है, एक तो इसको और दूसरा सुरत्राण देवड़ा को, इन दो व्यक्तियों को अगर छोड़ दिया जाए तो ऑलमोस्ट पूरा का पूरा राजस्थान अकबर की अधीनता को मान चुका था। ठीक है, तो प्रताप जब शासक बना तो बस ये दो ही व्यक्ति ऐसे थे जिन्होंने अकबर की अधीनता नहीं मानी थी, इसके अलावा सबने अकबर की अधीनता को स्वीकार कर लिया था। ठीक है, इसीलिए अकबर ने प्रताप के शासक बनते ही प्रताप को भी अधीनता स्वीकार करवाने की कोशिश की, और प्रताप को अधीनता स्वीकार करने के लिए
अकबर ने 4 दूत भेजे। अब उन 4 दूतों को आपको क्रम सहित याद रखना है, और अकबर द्वारा भेजे गए जो दूत हैं उनके लिए कोड है, वो कोड आपको याद रखना है। कोड क्या है? तो कोड है जमा भाटो, जमा भाटो। ठीक है, तो अकबर ने 4 दूत भेजे। पहला दूत भेजा जलाल खां कोरची, ठीक है। दूसरा मान सिंह, मान सिंह से प्रताप की मुलाकात उदय सागर झील के किनारे हुई थी, ठीक है। तीसरा जो भेजा दूत वो भेजा भगवंत दास या भगवान दास भी इसका नाम आपको देखने को मिलता है। और अंतिम जो दूत भेजा गया अकबर के द्वारा वो था टोडरमल, ठीक है। टोडरमल से प्रताप की मुलाकात नहीं हुई, ये भी थोड़ा सा आपको ध्यान रख लेना है, ठीक है। इसके अलावा जो कर्नल जेम्स टोड है वो महाराणा प्रताप को मेवाड़ केसरी कहते हैं, मेवाड़ केसरी। ये भी पूछा जा सकता है कि मेवाड़ केसरी महाराणा प्रताप को किसने कहा? तो कर्नल जेम्स टोड ने कहा है। बाकी आपको ये ध्यान रखना है, दूतों को क्रम के मतलब क्रम से याद रखना है। पूछा जा सकता है दूसरे नंबर पे किसने भेजा, तीसरे नंबर पे किसको भेजा गया, तो जमा भाटो आप इसका कोड याद रख लेना, ठीक है। अब महाराणा प्रताप ने अकबर की अधीनता मानने से इनकार कर दिया, तो महाराणा प्रताप और अकबर के बीच में हल्दी घाटी का युद्ध होता है। तो नेक्स्ट जो अब हम बात करेंगे वो हल्दी घाटी के युद्ध पर बात करेंगे, ठीक है। तो हल्दी घाटी का युद्ध जो है वो कब हुआ है? तो हल्दी घाटी का युद्ध हुआ है 18 जून को। हल्दी घाटी का युद्ध, देखो हल्दी घाटी का युद्ध जो है ये हुआ है 18 जून 1576 को। सारे इतिहासकार तो यही कहते हैं कि भाई 18 जून को हुआ है, लेकिन एक इतिहासकार है जिनका नाम है गोपीनाथ शर्मा, गोपीनाथ शर्मा। गोपीनाथ शर्मा कहते हैं कि ये युद्ध 21 जून 1576 को हुआ है, ठीक है। तो आपको गोपीनाथ शर्मा वाली डेट भी याद रखनी है, ठीक है। हल्दी घाटी कहां पड़ती है? तो हल्दी घाटी पड़ती है राजसमंद में, राजसमंद डिस्ट्रिक्ट के अंदर हल्दी घाटी का मैदान पड़ता है। अब ये जो हल्दी घाटी का मैदान है इसके 1-2 नाम आपको और ध्यान रखने हैं। जैसे हल्दी घाटी का मैदान है इसे खमनेर का मैदान भी कहा जाता है, खमनेर का मैदान, ठीक है। हल्दी घाटी के मैदान को रक्त तलाई का मैदान भी कहा जाता है, रक्त तलाई का मैदान भी कहा जाता है। देखो यहां से बनास नदी बहती है और बनास नदी के कंकरीले पथरीले जो मैदान है उसी को ही रक्त तलाई का मैदान कहा जाता है, ठीक है। अब ये जो हल्दी घाटी का युद्ध हुआ है, इस हल्दी घाटी के युद्ध को भी इतिहासकारों ने अलग अलग नाम दिया है, और उन अलग अलग नामों का हमें ध्यान रखना है कि किस इतिहासकार ने क्या नाम दिया है, ठीक है। अगर बात की जाए हल्दी घाटी के युद्ध के अन्य नामों की, तो अन्य नामों में पहला नाम आपको ध्यान में रखना है कि इसे मेवाड़ की थर्मोपल्ली का, मेवाड़ की थर्मोपल्ली, मेवाड़ की थर्मोपल्ली कहने वाला व्यक्ति है कर्नल टॉड, कर्नल जेम्स टॉड, ठीक है। इसे खमनेर का युद्ध भी कहा गया है, इसे खमनेर का युद्ध, और खमनेर का युद्ध कहने वाले व्यक्ति हैं इसमें अबुल फजल, ठीक है। इसे लोसिंग मलेला युद्ध भी कहा जाता है, लोसिंग मोलेला युद्ध, और इसको लोसिंग मोलेला युद्ध कहने वाले व्यक्ति हैं मेवाड़ी इतिहासकार, मेवाड़ी इतिहासकारों ने इसे लोसिंग मोलेला युद्ध कहा है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो इसे गोगुंडा का युद्ध कहा गया है, गोगुंडा का युद्ध, और इसे गोगुंडा का युद्ध कहने वाला व्यक्ति है बदायूनी, ठीक है, बदायूनी। बदायूनी के बारे में आपको 2-3 बातें और ध्यान रखनी है। देखो बदायूनी इस युद्ध में शामिल एकमात्र इतिहासकार था, ठीक है, एकमात्र इतिहासकार था, और ये मुगलों की तरफ से था,
मुगलों की तरफ से ये इतिहासकार था। ठीक है, बदायूनी ने अपनी जो दाढ़ी है वो राजपूतों के खून से रंगी थी। ठीक है, बदायूनी ने अपनी दाढ़ी राजपूतों के खून से रंगी थी। और बदायूनी का जो ग्रंथ है उसका भी नाम आपको ध्यान रखना है, उसके ग्रंथ का नाम है मुत्खाब उत तवारिक। ठीक है, ग्रंथ का नाम है मुंतखाब उत तवारिक। और इस ग्रंथ में बदायूनी ने हल्दी घाटी के युद्ध का आंखों देखा वर्णन किया है। और बदायूनी हल्दी घाटी के युद्ध को गोगुंदा का युद्ध कहता है। ठीक है, तो अब देखो युद्ध होने की एकदम तैयारी हो गई, तो युद्ध की एक रूपरेखा भी बनेगी, युद्ध की प्लानिंग भी होगी। ठीक है, तो हल्दी घाटी के युद्ध जो है इसकी किसने कहां पर प्लानिंग की, इसके बारे में भी हमको थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो ये देखो यहां तो पड़ता है कुंभलगढ़, कुंभलगढ़, कुंभलगढ़ दुर्ग। कुंभलगढ़ दुर्ग में महाराणा प्रताप बैठे हैं और महाराणा प्रताप हल्दी घाटी युद्ध की जो रूपरेखा है, जो योजना है, वो कुंभलगढ़ दुर्ग में तैयार करते हैं। और अकबर जो है, अकबर बैठा हुआ है अजमेर में, अजमेर में दौलत बाग। ठीक है, अजमेर में बैठा हुआ है। ये जो दौलत बाग है इसका निर्माण अजमेर ने 1570 में करवाया था, अजमेर के अंदर। ठीक है, इसी दौलत बाग के ऊपर आगे जाकर जब अंग्रेज कब्जा कर लेते हैं भारत पर, तो इस दौलत बाग का नाम बदलकर वो मैगजीन फोर्ट कर देते हैं। ठीक है, तो ये जो दौलत बाग है इसका नाम बाद में मैगजीन फोर्ट पड़ गया। और मैगजीन फोर्ट अंग्रेजों के द्वारा दिया गया नाम है, अंग्रेजों ने इस पे कब्जा किया और इसे अपना शस्त्रागार बना लिया था। ठीक है, तो इसकी जो निर्माण है वो 1570 में अकबर द्वारा करवाया गया था। तो अकबर ने हल्दी घाटी युद्ध की प्लानिंग कहां पर की है, मैगजीन फोर्ट में या दौलत बाग में, अकबर के दौलत बाग में की थी। ठीक है, देखो अकबर की सेना का जो उद्देश्य था वो महाराणा प्रताप को जीवित पकड़ना था। ठीक है, अब अगर बात की जाए तो महाराणा प्रताप जो है इसने अपनी सेना भेजी, महाराणा प्रताप ने युद्ध लड़ने के लिए सेना भेजी। तो महाराणा प्रताप की जो सेना है उसका पड़ाव, महाराणा प्रताप की जो सेना है, सेना का पड़ाव लोसिंग गांव में हुआ। अंतिम पड़ाव जो था युद्ध से पहले वो लोसिंग गांव में राज संबंध में डाला गया। ठीक है, अकबर ने भी अपनी सेना भेजी और अकबर की सेना का जो पड़ाव था वो डाला गया था मोलेला गांव, मोलेला गांव में। और ये मोलेला गांव भी राज संबंध में पड़ता है। ठीक है, अब बात करते हैं कि महाराणा प्रताप की सेना का सेनापति कौन था। तो महाराणा प्रताप की सेना का सेनापति था हाकिम खां सूरी, हाकिम खां सूरी। ठीक है, महाराणा प्रताप की सेना का हरावल, हरावल और चंदावल। हरावल मतलब तो हो गया अग्रिम दस्ता जो आगे जाकर लड़ाई करता है, और चंदावल का मतलब हो गया पीछे वाला दस्ता। तो महाराणा प्रताप के हरावल का जो नेतृत्व है वो कर रहे थे कृष्णदास, कृष्णदास चुंडावत। हमने पढ़ा ही था कि मेवाड़ की सेना के हरावल में यानी कि अग्रिम दस्ते के अंदर हमेशा चुंडावतों की सेना होती है। तो इस जो हरावल है, हरावल का नेतृत्व कृष्णदास चुंडावत कर रहे थे। और अगर चंदावल की बात की जाए तो महाराणा प्रताप की सेना के चंदावल का नेतृत्व भील सेनापति पूंजा कर रहे थे। ठीक है, पूंजा के द्वारा इसकी जो है वो चंदावर का नेतृत्व किया जा रहा था। महाराणा प्रताप की जो सेना थी उसमें 20,000 सैनिक थे और अकबर की सेना में 80,000 सैनिक थे। अकबर की सेना में आपको 80,000 सैनिक देखने को मिलेंगे। ठीक है, अकबर की जो सेना है इसमें इसने अकबर ने 3 सेनापतियों को भेजा था। देखो जो हरावल है यानी कि अग्रिम दस्ता, हरावल का तो नेतृत्व मान सिंह के द्वारा किया जा रहा था, यानी कि मुख्य सेनापति तो अकबर का
मान सिंह था हल्दी घाटी के युद्ध में। और इसका जो चंदावल था, जो पीछे वाला पंक्ति थी, उसका नेतृत्व दो व्यक्ति कर रहे थे। एक तो आपको ध्यान रखना है आसिफ खां, और दूसरा आपको ध्यान रखना है भगवान दास। ठीक है, तो अकबर ने 3 सेनापति यहां पर भेजे थे। ठीक है, तो 18 जून 1576 को हल्दी घाटी के मैदान में दोनों सेनाओं की तरफ से भयंकर युद्ध मचा। महाराणा प्रताप ने पहाड़ों पर लड़ने की बजाय मैदानों में लड़ने का निश्चय किया। ठीक है, जबकि मुगल सेना जो थी वो पहाड़ों में लड़ने का परीक्षण लेके आई थी। मान सिंह ने मुगल सेना को 15 दिन का प्रशिक्षण दिया था पहाड़ों में लड़ने का। ठीक है, मांडलगढ़ दुर्ग के अंदर, भीलवाड़ा के अंदर। अब देखो युद्ध शुरू हुआ, मुगल सेना जो थी वो मैदान में खड़ी थी, और जो प्रताप की सेना थी थोड़ी सी ऊंचाई पर थी। तो प्रताप की सेना एकदम तेजी से उतर कर आई और मुगल सेना पर टूट पड़ी। यहीं पर एक व्यक्ति था जिसका नाम था बहलोल खां। बहलोल खां, ये बहलोल खां जो था ये 7.5 फुट का आदमी था, काफी लंबा चौड़ा था, अकबर की तरफ से युद्ध करने आया था। महाराणा प्रताप ने तलवार के एक वार में बहलोल खां को घोड़े के समेत काट दिया था। ठीक है, तो युद्ध शुरू हुआ। इस युद्ध में राजपूतों की सेना बहुत ज्यादा भारी पड़ रही थी मुगल सेना के ऊपर। मुगल सेना के पैर उखड़ने लगे। इतने में ही मुगल सेना जब भागने की तैयारी करने लगी, इतने में ही एक व्यक्ति है जिसका नाम आपको ध्यान रखना है, मेहतर खां। मेहतर खां नाम का एक व्यक्ति है, ये सामने आता है और ये अफवाह उड़ा देता है कि अकबर 2 लाख की सेना लेकर युद्ध भूमि में बस पहुंचने वाला है। ठीक है, तो अकबर के आने की झूठी अफवाह उड़ाने वाला व्यक्ति कौन है? तो उसका नाम है मेहतर खां। ठीक है, तो मेहतर खां जो है ये अफवाह उड़ा देता है। अब अफवाह उड़ाता है तो राजपूती सेना जो है वो थोड़ा सा घबरा जाती है कि भाई अकबर 2 लाख की सेना लेके आ रहा है। तो इसी दौरान कहीं से एक तीर आता है और वो तीर आकर महाराणा प्रताप को लग जाता है। महाराणा प्रताप घायल हो जाते हैं। ठीक है, तो घायल प्रताप की जगह, घायल प्रताप है, अब प्रताप घायल हो गए भाई, अब प्रताप को युद्ध भूमि से हटाना पड़ेगा। तो जब राजा हट जाएगा तो सैनिक कैसे लड़ाई करेंगे? तो घायल प्रताप का जो राज चिन्ह है, प्रताप का राज चिन्ह वो धारण करने वाले व्यक्ति हैं झाला बीदा। झाला बीदा या इनको झाला मान भी कहा जाता है। ठीक है, तो प्रताप का राज चिन्ह धारण करने वाले व्यक्ति हैं झाला बीदा या झाला मान। बड़ी सादड़ी टोंक के ये निवासी थे। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अब देखो प्रताप जो है वो घायल हो गए, घायल होने से वो युद्ध भूमि से निकल गए। ठीक है, युद्ध भूमि से निकले, बीच में एक जगह आती है जिसका नाम है बलीचा गांव। बलीचा गांव, ठीक है, यहीं पर वो 22 फुट का नाला था जिसपे से मतलब चेतक ने छलांग लगाई थी और चेतक की मृत्यु हो जाती है। तो चेतक की समाधि आपको कहां देखने को मिलेगी? बलीचा गांव में। बलीचा गांव में चेतक हमको चेतक की समाधि देखने को मिलेगी। ठीक है, अच्छा एक दो बात और ध्यान रखना कि इस युद्ध में मानसिंह का जो हाथी था उसका तो नाम था मर्दाना। ठीक है, मानसिंह के हाथी का नाम मर्दाना था। और महाराणा प्रताप का भी एक हाथी था जिसका नाम आपको लूणा या राम प्रसाद देखने को मिलता है। अकबर इस हाथी को पकड़ लेता है और बाद में इसी हाथी का नाम बदलकर वो पीर प्रसाद कर देता है। ठीक है, इसके अलावा महाराणा प्रताप का चेतक आपको पता ही है, तो चेतक की जो समाधि है वो आपको बलीचा गांव में देखने को मिलेगी। ठीक है, महाराणा प्रताप बलीचा गांव से आगे निकले और महाराणा प्रताप पहुंच गए कोलियारी गांव। कोलियारी गांव, कोलियारी गांव में महाराणा प्रताप ने अपना इलाज करवाया। ठीक है, कोलियारी गांव से महाराणा प्रताप निकले और पहुंच गए मायरा की गुफा। ये सब उदयपुर में पड़ता है। मायरा की गुफाओं में पहुंच गए और मायरा की गुफाओं में महाराणा प्रताप ने कुछ दिनों तक शरण ले ली। ठीक है, और इसके बाद में महाराणा प्रताप पुनः कुंभलगढ़ दुर्ग आ गए। ठीक है, देखो
अब जब राजपूती सेना भागने लगी तो मान सिंह ने भागती हुई राजपूती सेना का पीछा नहीं किया। इससे जो इतिहासकार बदायूंनी था वो नाराज हो गया और उसने इसे मुगलों की नैतिक पराजय कहा। उसने कहा कि इस युद्ध में मुगलों की नैतिक पराजय हुई है, लेकिन हालांकि इस युद्ध में कोई रिजल्ट नहीं निकला था। ठीक है, तो अब देखो जो मुगल सेना है, ये मुगल सेना क्या करेगी कि भाई प्रताप तो निकल गया, तो मुगल सेना गोगुंदा पर हमला करेगी। मुगल सेना गोगुंदा पर हमला करेगी और गोगुंदा को जीत लेगी। गोगुंदा को जीत लेगी, ठीक है। और गोगुंदा को जीत कर जब मान सिंह और ये आसिफ खां, भगवान दास जब वापस अजमेर की तरफ लौट रहे होते हैं अकबर के पास में, तो इतने में ही पीछे से ही वापस से मेवाड़ी सेना गोगुंदा पर हमला करती है और गोगुंदा को आजाद करा लेती है। इससे अकबर बहुत ज्यादा नाराज होता है और अकबर मान सिंह और भगवान दास की ड्योढ़ी बंद कर देता है। ड्योढ़ी, ड्योढ़ी का मतलब हो गया कि महल में प्रवेश, ये लोग महल में प्रवेश नहीं कर सकते, तो इन दोनों की वो ड्योढ़ी बंद कर देता है। बाद में हालांकि मान भी जाता है और बाद में इनको इजाजत दे देता है। ठीक है, अकबर इनसे नाराज हो जाता है और अकबर 1576 में खुद अभियान करता है, नवंबर 1576 में, और उदयपुर को जीत लेता है। उदयपुर को जीत लेता है और उदयपुर को जीतकर उसका नाम मोहम्मदाबाद रख देता है। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। ये बात किससे रिलेटेड हो गई? हल्दी घाटी के युद्ध से रिलेटेड हो गई। ठीक है, अब देखो हम बात करेंगे कि शाहबाज खां के आक्रमणों की बात करेंगे। एक मुगल सेनापति है जो सर्वाधिक बार मेवाड़ पर आक्रमण करता है, तो हम बात करेंगे शहबाज खां की। अभी महाराणा प्रताप कहां पर है? कुंभलगढ़ दुर्ग में। ठीक है, तो नेक्स्ट जो हम बात करेंगे वो करेंगे शहबाज खां के अभियानों की। शहबाज खां के अभियान, तो देखो शहबाज खां जो था वो ऐसा मुगल सेनापति था जिसने मेवाड़ पर सर्वाधिक बार आक्रमण किया था। तो ये क्वेश्चन पूछा गया है कि मेवाड़ पर सर्वाधिक आक्रमण करने वाला मुगल सेनापति तो शहबाज खां है। देखो तो शहबाज खां ने 1577 नवंबर, तारीख याद रखनी है तो 15 नवंबर 1577, 15 दिसंबर 1578 और 15 नवंबर 1579, 3 साल लगातार 77, 78, 89, 79, 3 साल इसने लगातार क्या है कि आक्रमण किया मेवाड़ के ऊपर। पहली बार इसने आक्रमण किया था कुंभलगढ़ पर, अभी प्रताप कुंभलगढ़ में ही है। कुंभलगढ़ पर इसने आक्रमण किया लेकिन इसका आक्रमण असफल रहा। दोबारा फिर इसने नेक्स्ट ईयर 15 दिसंबर 1578 को कुंभलगढ़ पर पुनः आक्रमण किया और अब की बार ये जीत गया, यानी कि अब की बार इसका आक्रमण सफल रहा। महाराणा प्रताप कुंभलगढ़ को छोड़कर पहाड़ों में निकल गए। ठीक है, और फिर इसने 15 नवंबर 1579 को पहाड़ों में प्रताप का पीछा किया। पहाड़ों में प्रताप का पीछा किया परंतु प्रताप को पकड़ नहीं पाया, असफल रहा। ठीक है, पुनः दिल्ली लौट गया। महाराणा प्रताप जो है ये मतलब कुंभलगढ़ दुर्ग से निकल गए और जगह जगह ये मतलब जंगलों में घूमने लगे। तो इसी दौरान महाराणा प्रताप की मुलाकात चूलिया जलप्रपात पर एक व्यापारी से हुई जिसका नाम था भामाशाह। ठीक है, देखो महाराणा प्रताप जो है वो हल्दी घाटी के युद्ध में हार गए, कुंभलगढ़ दुर्ग को हार गए। अब महाराणा प्रताप की आर्थिक स्थिति बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी। महाराणा प्रताप के पास में सेना रखने के लिए पैसे नहीं थे। ठीक है, तो इसी चिंता में महाराणा प्रताप इधर उधर घूम रहे थे, तभी उनकी मुलाकात चूलिया जलप्रपात। चूलिया जलप्रपात कहाँ है? तो उदयपुर में चूलिया जलप्रपात है, राजस्थान का सबसे ऊंचा जलप्रपात, 19 मीटर ऊंचा।
ठीक है, ज्योग्राफी में इसको पढ़ाया जाएगा। तो इसी चूलिया जलप्रपात के पास में महाराणा प्रताप की मुलाकात होती है भामाशाह से, और भामाशाह जो है वो महाराणा प्रताप को खूब सारा धन देते हैं। यानी कहा जाता है कि इतना धन दिया कि भामाशाह ने कि 25,000 सैनिकों का 12 वर्षों तक खाने पीने का, वेतन का खर्चा उससे निकल सकता है। ठीक है, मोटे मोटे तौर पर कहा जाए तो 20 लाख रुपए नगद और 25,000 रुपए, मतलब 25,000 से ज्यादा उसने सोने की असरफियां दी थी। ठीक है, भामाशाह ने इसकी प्रताप की मदद की। ठीक है, इसी मदद से प्रताप जो है अब अपनी सेना को वापस से बनाना शुरू कर देंगे। ठीक है, तो मेवाड़ का दूसरा उद्धारक किसे कहा जाता है? भामाशाह को कहा जाता है। मेवाड़ का पहला उद्धारक हमने पढ़ा था राणा हमीर को, दूसरा उद्धारक भामाशाह को, और मेवाड़ का तीसरा उद्धारक महाराणा प्रताप को कहा जाता है। ठीक है, तो भामाशाह ने चूलिया जलप्रपात पे इसको जल दिया था। अब देखो 79 के बाद में अकबर फिर से महाराणा प्रताप को पकड़ने का प्रयास करता है, और अब की बार अब्दुल रहीम खानम खाना के नेतृत्व में अभियान भेजता है। तो रहीम का अभियान, ये रहीम वही है, रहीमन दागा प्रेम का कवि जो है, पूरा नाम है इसका अब्दुल रहीम खानम खाना। ठीक है, अकबर इसको अपना दत्तक पुत्र मानता था, बैरम खां का यह पुत्र था। ठीक है, तो रहीम का अभियान जो है वो हुआ है 1580 में। रहीम ने अपना जो पड़ाव है वो शेरपुर गांव में डाला था। ठीक है, अब देखो प्रताप को पैसा मिल चुका है, प्रताप ने अपनी सेना को संगठित करना शुरू कर दिया है। तो रहीम जो है ये शेरपुर गांव में अपना मतलब पड़ाव डाल के बैठा था। इतने में ही महाराणा प्रताप का पुत्र जिनका नाम है अमर सिंह, अमर सिंह इस शेरपुर वाले पड़ाव पर हमला करता है। रहीम तो जैसे तैसे बचकर निकल जाता है, लेकिन रहीम के बीबियों को अमर सिंह बंदी बना लेता है, और बंदी बनाकर महाराणा प्रताप के सामने ले जाता है। लेकिन महाराणा प्रताप उन्हें बाइज्जत वापस लौटाने की बात कहकर उन्हें वापस से भिजवा देते हैं। ठीक है, तो रहीम का अभियान भी एक तरह से असफल रहता है। ठीक है, तो महाराणा प्रताप के विरुद्ध अकबर ने जो लास्ट अभियान भेजा वो भेजा 1584 में। ठीक है, 1584 में अकबर का अंतिम अभियान था महाराणा प्रताप के खिलाफ। ठीक है, अंतिम अभियान जो है वो किसके नेतृत्व में भेजा गया? तो जगन्नाथ कछवाहा, जगन्नाथ कछवाहा के नेतृत्व में अंतिम अभियान भेजा गया। जगन्नाथ कछवाहा भी असफल रहा, यहीं पर इसकी मृत्यु हो गई। इसकी मृत्यु हो गई मांडलगढ़ में, मांडलगढ़ भीलवाड़ा में। तो मांडलगढ़ में ही जगन्नाथ कछवाहा की छतरी है, और ये 32 खंभों वाली छतरी है। ठीक है, तो अंतिम अभियान पूछा जा सकता है कि किसके नेतृत्व में भेजा गया? तो जगन्नाथ कछवाहा के नेतृत्व में अकबर ने अपना अंतिम अभियान भेजा था। इसके बाद देखो अकबर समझ गया कि महाराणा प्रताप को पकड़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। तो अब देखो 84 से लेकर महाराणा प्रताप का जन्म मृत्यु हुई है 1597 तक, यानी कि नियर अबाउट 12-13 साल अकबर ने महाराणा प्रताप को छेड़ा ही नहीं। ठीक है, तो ये सारे मेन इसके अभियान हो गए। अब 2-4 बातें और थोड़ा सा ध्यान रख लीजिए महाराणा प्रताप की। अब आप ध्यान रखना है दिवेर का युद्ध। ठीक है, दिवेर का युद्ध, दिवेर का युद्ध, दिवेर का युद्ध या इसी को ही देबारी दर्रे का युद्ध भी कहा जाता है, और ये युद्ध हुआ है 1582 में। ठीक है, देखो जो ये दिवेर है या देबारी दर्रा है, ये एकदम मुख्य रास्ते पर पड़ता है। ये मान लो क्या है, देबारी दर्रा। अब ये देखो देबारी दर्रा जो है, यहां से अजमेर रास्ता जाता है, देबारी दर्रे से एक रास्ता मारवाड़ की तरफ जाता है, और देबारी दर्रे से एक रास्ता मेवाड़ की तरफ आता है। ठीक है, तो ये जो दिवेर है ये यहां पर स्थित एक चौकी थी। ठीक है, मुगलों की एक चौकी थी दिवेर, और ये मुगलों की अंतिम चौकी थी, मेवाड़ में मुगलों की अंतिम चौकी थी। ठीक है,
तो इसके ऊपर हमला जो है वो किया जाता है अमर सिंह के द्वारा। अमर सिंह कौन है? तो प्रताप का पुत्र है। अमर सिंह इस मतलब दिवेर के किले पर हमला करते हैं। दिवेर के किले का जो किलादार है वो है सुल्तान खान। और सुल्तान खान कौन है? तो सुल्तान खान अकबर का चाचा है, अकबर का चाचा। ठीक है, तो दिवेर का थानेदार है सुल्तान खान। अमर सिंह राठौड़ इस दिवेर के किले, सॉरी अमर सिंह राठौड़ नहीं, अमर सिंह मतलब ये महाराणा प्रताप वाले अमर सिंह, ये इस पर हमला करते हैं दिवेर पर और सुल्तान खान को मार देते हैं। और दिवेर के ऊपर जो है मेवाड़ी सेना का कब्जा हो जाता है। ठीक है, कर्नल जेम्स टोड इस युद्ध को मेवाड़ का मैराथन कहते हैं, मेवाड़ का मैराथन। ठीक है, तो डेट याद रखना, किस किस के बीच हुआ? अमर सिंह और सुल्तान खान के बीच में। ठीक है, सुल्तान खान का एक नाम आपको शेरिया खान भी मिलता है, अकबर का चाचा है ये। ठीक है, तो इस तरह से जो दिवेर है, दिवेर के ऊपर प्रताप का कब्जा हो जाता है। ठीक है, अब देखो 1585 में महाराणा प्रताप लूणा चावंडिया को मारते हैं और लूणा चावंडिया को मारकर चावंड नामक स्थान को जीतते हैं और चावंड को अपनी राजधानी बना लेते हैं। ठीक है, तो महाराणा प्रताप की संकटकालीन राजधानी कौन सी थी? चावंड थी। ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अब हम बात करते हैं महाराणा प्रताप के दरबारियों की। तो महाराणा प्रताप के दो दरबारी आपको ध्यान रखने हैं। महाराणा प्रताप के दरबारियों में पहला आपको ध्यान रखना है चक्रपाणी मिश्र। चक्रपाणी मिश्र, और चक्रपाणी मिश्र की जो रचनाएं हैं वो भी आपको ध्यान रखनी है। इसकी रचनाएं हैं मुहूर्त माला, राज्याभिषेक पद्धति, ठीक है, और व्यवहार आदर्श, व्यवहार आदर्श और विश्व वल्लभ, विश्व वल्लभ। ये सब रचनाएं जो है वो चक्रपाणी मिश्र की रचनाएं हैं, ये आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, दूसरा दरबारी जो है वो आपको ध्यान रखना है कि एक चित्रकार था। ठीक है, उस चित्रकार का आपको ध्यान रखना है निसारदी। चित्रकार का नाम है निसारदी या निसारुद्दीन, आपको नाम देखने को मिलता है। इसने एक सेट तैयार किया जिसका नाम था रागमाला सेट। ठीक है, चित्र बनाए थे, रागमाला सेट के चित्र बनाए थे और इसके अंदर 6 राग और 36 रागनियों का चित्र है। ठीक है, तो रागमाला सेट जो है वो तैयार किया गया महाराणा प्रताप के टाइम में चित्रकार निसारदी के द्वारा, और इसमें 6 राग और 36 रागनियों से संबंधित चित्र है। ठीक है, तो ये बात हो गई महाराणा प्रताप की। अब महाराणा प्रताप की जो मृत्यु है वो 1597 में हो जाती है, महाराणा प्रताप की मृत्यु। ठीक है, महाराणा प्रताप की जो छत्री है वो है बारडोली, उदयपुर में। ठीक है, वर्तमान में ये केजड़ बांध में डूब गई है। यहां पर एक बांध बन गया केजड़ बांध, तो केजड़ बांध के जल में ये डूब गई है। ठीक है, महाराणा प्रताप की छतरी। महाराणा प्रताप की समाधि की बात की जाए तो महाराणा प्रताप की जो समाधि है वो है उदयपुर में। ठीक है, हाँ, महाराणा प्रताप की मृत्यु की सूचना अकबर को कौन देता है? ये भी क्वेश्चन आप लोग ध्यान रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि महाराणा प्रताप की मृत्यु की सूचना अकबर को कौन दे रहा है? तो दुरसा हांडा, दुरसा हाडा जो है वो अकबर को महाराणा प्रताप की मृत्यु की सूचना देता है। तो ये जो पूरी कहानी है ये महाराणा प्रताप की कहानी है। ठीक है, महाराणा प्रताप के बाद में नेक्स्ट जो शासक इस वंश में आ रहा है
उनका नाम है अमर सिंह। महाराणा प्रताप के पुत्र हैं अमर सिंह। ठीक है, अमर सिंह के शासनकाल की बात की जाए तो 1597 से लेकर 1620 तक है। ठीक है, अमर सिंह के समकालीन मुगल शासक, तो समकालीन मुगल शासक इसके हो जाएंगे अकबर और जहांगीर। ठीक है, जहांगीर ने अमर सिंह से अधीनता मनवाने के लिए, जहांगीर जो है 3 वर्षों तक पुष्कर यानी कि अजमेर में रहा। ठीक है, जहांगीर ने देखो पुष्कर झील के किनारे जहांगीरी महल का निर्माण करवाया। जब 3 वर्ष तक रहा तो इसने पुष्कर झील के किनारे जहांगीरी महल का भी निर्माण करवाया। ठीक है, अब देखो 1615 में अमर सिंह जो है ये काफी संघर्ष करते हैं मुगलों से, लेकिन मुगलों से लगातार संघर्ष के कारण मेवाड़ की आर्थिक स्थिति बहुत ज्यादा बिगड़ जाती है। तब मजबूरन 1615 के अंदर अमर सिंह को जो है वो मुगलों की अधीनता माननी पड़ती है और 1615 में मेवाड़ मुगल संधि हो जाती है। मेवाड़ मुगल संधि हो जाती है। तो मेवाड़ मुगल संधि किसके बीच हो रही है? 1615 की मेवाड़ मुगल संधि याद रखना है आपको, किसके बीच हो रही है? तो जहांगीर और अमर सिंह के बीच में हो रही है। ठीक है, अब इस संधि की शर्तें क्या है? तो संधि की मुख्य शर्तें ये है कि अमर सिंह ने मुगलों की अधीनता मान ली। पहली शर्त क्या हो गई कि अमर सिंह ने मुगलों की अधीनता मान ली। ठीक है, दूसरी शर्त ये हो गई कि मेवाड़ की जो राजकुमारियां हैं उन्हें मुगलों से शादी करने की कोई जरूरत नहीं है, यानी कि मेवाड़ के वंश को मुगलों में विवाह करने से छूट प्रदान कर दी गई। ये दूसरी बात हो गई। तीसरी बात ये हो गई कि मेवाड़ का जो शासक है उसे मुगल दरबार में उपस्थित होने के लिए बाध्य नहीं किया गया। ठीक है, अगर मान लो कोई भी राजा अधीनता मानता है तो उसे मुगल दरबार में जाना पड़ता था, लेकिन मेवाड़ को ये छूट दे दी गई। ठीक है, और फोर्थ नंबर की शर्त ये हो जाएगी कि जो मेवाड़ का जो सबसे बड़ा राजकुमार है वो 1000 की सेना के साथ मुगल सेवा में उपस्थित रहेगा। ठीक है, तो ये इसकी चौथी शर्त हो गई। प्लस देखो जो जहांगीर है, जहांगीर ने चित्तौड़गढ़ दुर्ग वापस लौटा दिया। चित्तौड़गढ़ दुर्ग जो है वो अमर सिंह को वापस लौटा दिया, लेकिन इस शर्त पर लौटाया कि इस दुर्ग की मरम्मत नहीं करवाई जाएगी। मरम्मत नहीं करवाई जाएगी। चित्तौड़गढ़ दुर्ग हमने तीसरा शाखा में पढ़ा था, अकबर ने जीता था इसे, जयमल फत्ता वो वाला ही है। ठीक है, तो चित्तौड़गढ़ दुर्ग इसको अमर सिंह राठौड़ को वापस दे दिया जाता है, लेकिन इसकी मरम्मत न कराने की शर्त पर दिया जाता है। नेक्स्ट देखो, अमर सिंह के बाद में जो नेक्स्ट इस वंश में शासक आता है वो आता है कर्ण सिंह। कर्ण सिंह, कर्ण सिंह का शासनकाल 1620 से 1628 तक देखने को मिलेगा आपको। कर्ण सिंह के शासनकाल की 2-3 बातें बस आपको ध्यान रखनी है। पहली और मोस्ट इंपोर्टेंट बात इसकी ध्यान रखनी है कि मुगल दरबार में जाने वाला पहला मेवाड़ी शासक। ठीक है, पहला मेवाड़ का शासक। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि भैया मुगल दरबार में जाने वाला पहला मेवाड़ का शासक कौन है? तो कर्ण सिंह है। ठीक है, दूसरी बात यह ध्यान रखनी है कि देखो इसके समय 1622 में मुगलों के अंदर एक उत्तराधिकारी संघर्ष शुरू हुआ। ठीक है, तो इस उत्तराधिकारी संघर्ष में इसने शाहजहां को शरण दी थी। मुगल बादशाह जो बाद में बनेगा शाहजहां को शरण दी थी, और कहां शरण दी थी? तो पिछोला झील में शरण दी थी। ठीक है, मुगलों में उत्तराधिकारी युद्ध चल रहा था, तब इसने शाहजहां को शरण दी थी पिछोला झील में। ठीक है, और इसी ने पिछोला झील में जग मंदिर का निर्माण शुरू करवाया था। जग मंदिर का निर्माण शुरू करवाया था, लेकिन शुरू करवा रहा है, पूरा इसके टाइम में नहीं हो रहा है।
ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट जो शासक है वो है जगत सिंह फर्स्ट। बस ये दो बातें इसके बारे में ध्यान रखनी है आपको। जगत सिंह फर्स्ट जो है इसका शासनकाल आपको 1628 से 1652 तक देखने को मिलता है। ठीक है। और जगत सिंह फर्स्ट की आपको क्या क्या बातें ध्यान रखनी है, तो पहली बात ध्यान रखनी है कि इसने जग मंदिर का निर्माण पूरा करवाया। जग मंदिर का निर्माण पूरा करवाया, पहली बात इसकी ये ध्यान रखनी है। ठीक है। एक इसने रूप सागर तालाब भी बनवाया था उदयपुर में, रूप सागर तालाब का निर्माण करवाया है। कहां करवाया है, तो उदयपुर में करवाया है। ठीक है। और तीसरी और मोस्ट इंपोर्टेंट जगत सिंह फर्स्ट की बात याद रखनी है कि इसका काल मेवाड़ चित्रकला का स्वर्ण काल था। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा जा सकता है। ठीक है। इसका काल मेवाड़ी चित्रकला का स्वर्ण काल था। ठीक है। तो आज की क्लास में हम यहीं तक लेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम राज सिंह से शुरू करेंगे और इसको पूरा मतलब मेवाड़ी जो इतिहास है इसको हम समाप्त कर देंगे। जो अब नेक्स्ट क्लास होगी वो हमारी फाइनल क्लास होगी। तो होप आज तक का आपको समझ में आया होगा। अभी तक का अगर आपको समझ में आया है तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा इस चैनल को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा इस चैनल को शेयर कीजिए। और ऐसे ही खूब मन लगाकर पढ़ते रहिए, अपने कर्तव्य पथ पर बढ़ते रहिए और सफलता के नए नए शिखरों को छूते रहिए। ओके जी, बाय बाय।